हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एस ए 600 दैट इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। इसका जो मेन क्रक्स है वो मैंने इसके पहली लाइन में ही डिस्क्राइब कर दिया है। जो इसका मेन क्रक्स रहेगा क्या रहेगा, सबसे मेन यहाँ से शुरू होता है, यूजेज द वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर। तो कोई अदर ऑडिटर होगा, जैसे कोई स्टेट ऑडिटर है तो वो तो मेन ऑडिटर है एक कंपनी के लिए, लेकिन उससे रिलेटेड उस कंपनी का जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अगर किसी और ऑडिटर से रिलेटेड है, मतलब उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिलेशन अगर किसी और ऑडिटर के साथ में आ रहा है, यानी कि किसी और ऑडिटर ने भी उसको ऑडिट किया हुआ, और जब वो यूज़ करेगा द वर्क परफॉर्म बाय उस ऑडिटर का यानी कि अदर ऑडिटर का, तो तब ये 600 अप्लीकेबल हो जाएगा। एंड कोई एक्सपर्ट होगा उसका भी काम यूज़ करेगा तब भी हो जाएगा। पर ध्यान रखना जी, इसमें एक बात लिखी हुई है, ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन रहेगा उसका पार्ट यही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की रहेगी। अब बात करते हैं ये प्रिंसिपल ऑडिटर। अब कुछ वर्ड्स हैं इसके अंदर, क्या क्या वर्ड्स है प्रिंसिपल ऑडिटर। तो वो मतलब कौन होता है प्रिंसिपल ऑडिटर, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा, ये वर्ड तभी आएगा जब किसी और ने ऑडिट किया होगा कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब कंपोनेंट का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कोई ब्रांच, तो किसी कोई ब्रांच है उसका ऑडिट अगर किसी और ने किया होगा तो तब जाकर आएगा प्रिंसिपल ऑडिटर पर, तभी आएगा पिक्चर में। अब ये प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर कौन है, प्रिंसिपल ऑडिटर ही हमारा क्या होता है, स्टेट ऑडिटर, यानी कि जो हमारा मेन ऑडिटर होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने वाला। तो ये क्या होता है, ये ऑडिटर होता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी फॉर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मार्क करना इसको, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता होगा, इंक्लूड करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, यानी कि दैट इज कंपोनेंट का मतलब कोई सब्सिडरी भी हो सकती है, कोई एसोसिएट भी हो सकती है, वो भी देखेंगे। कंपोनेंट का मतलब ये रहा, कोई डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडरी, एसोसिएट कुछ भी हो सकती है। कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। तो देखो यहाँ से क्लियर करना, ये कब अप्लीकेबल होगा, वर्ड कब अप्लीकेबल होगा, और ये 600 भी कब अप्लीकेबल होगा। भाई कोई एक ऑडिटर है हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिपोर्ट करता है एक कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करते हैं हम। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसी एंटिटी का, और इसके ऊपर जो हमारा मेन ऑडिटर है दैट इज प्रिंसिपल ऑडिटर, उसको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है जी। लेकिन अब ये बता रहा है कि कब अप्लीकेबल होगा, तो वैन, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स करते हैं कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो वन और मोर कंपोनेंट की, एक सब्सिडरी, एक उससे ज़्यादा सब्सिडरी कोई भी हो सकती है कंपोनेंट का, जिसका ऑडिट किया है किसी अनदर ऑडिटर ने। ध्यान रखना, जब हमारे फाइनेंशियल में इंक्लूड होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तब जाकर ये इससे एप्लीकेबल होगा, यानी अदरवाइज कभी होगा ही नहीं। अब आता है अदर ऑडिटर क्या होता है, तो अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओरा, मतलब ऑफ अ कंपोनेंट, यानी जिसको जो कंपोनेंट को ऑडिट करता है। अब ये इतनी सारी पढ़ने के बाद हम कंपोनेंट पढ़ा रहे हैं, कंपोनेंट होता क्या है, तो देखो कोई भी कंपोनेंट मतलब कोई भी डिवीजन हो सकती है, कोई भी ब्रांच हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है, जेवी हो सकती है, एसोसिएट हो सकती है, या अदर एंटिटी हुज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बार बार ये एक ही बात कहना चाह रहा है, कोई भी ऐसी एंटिटी, मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी का मतलब जिसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होगी, उसको हम उसको कंपोनेंट बोल देंगे। अब उसका ऑडिट भी किसी को कराना पड़ेगा, और जो उसका ऑडिट करेगा उसको बोलेंगे हम अदर ऑडिटर, और जो इन दोनों को भी चेक करेगा यानी कि यूज़ करेगा इसके वर्क को, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑडिटर। ये इसके कुछ वर्ड्स थे जो दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब ये एक MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बोला है, व्हेन 600 इज अप्लीकेबल, जब 600 अप्लीकेबल, जैसे सपोज 600 अप्लीकेबल हो गया, आपने पूरी कंडीशन मैच करी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है अदर कंपोनेंट की भी, तो आपको दिखा कि मुझे उस कंपोनेंट के ऑडिटर का काम यूज़ में लेना पड़ेगा। कहाँ पर लिखा हुआ है, यूजेज द वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर। ठीक है जी। तो हमने बोला देन 299 एंड 510 इज़ नॉट एप्लीकेबल, दे आर सेपरेट फ्रॉम 600। बस ये ध्यान में रख लेना। जैसे लेट सपोज 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में आप एंगेजमेंट आपने एक्सेप्ट किया, तो आप इनिशियली आए। पिछली बार किसी कोई ऑडिटर होगा, तो प्रीवियस ईयर में कोई और ऑडिटर होगा ना, तो इसने अपनी रिपोर्ट भी दी होगी। ठीक, वैसे तो 710 में भी इसका इम्पैक्ट आता है। 710 आप देखते हो कि
कोई मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं था, तो वो 710 में बात करेंगे। पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसकी रिपोर्ट को काम में ले लो। अबे आप तो इस साल के ऑडिटर हैं ना, तो इस बार के ऑडिटर है तो इस बार के ऑडिटर है ना। ऐसा बात करना कि उसकी रिपोर्ट को आपने कभी यूज़ करने लग जाओ, तो यूज इज़ द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछले वाले के ऑडिटर का भी काम यूज़ कर लेते हो। इसका इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से ये निकलना चाहिए। तो 600 जब अप्लीकेबल होगा तो 299 और 510 कभी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना। अच्छा 299 यूज़ कर रहे हैं तो 600 यूज़ हो जाएगा? द आंसर इज बिल्कुल यस, तब हो जाएगा। पर 600 एक बार अप्लीकेबल हो गया तो फिर 299 का कोई काम नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट अप्लीकेबल, यानी कि बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ से 600 से बिल्कुल सेपरेट है। जैसे 299 में भी एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो अदर ऑडिटर्स होते हैं ना आपस में, जॉइंट ऑडिटर्स, वो एक दूसरे काम पर रिलाई करते हैं और रिव्यू एक दूसरे काम को रिव्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी ICI के मेंबर है और हम भी। अगर आपस में ट्रस्ट नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ये मत करने लगना कि आप जैसे उसकी रिपोर्ट पर रिलाई कर रहे हो तो आप ये मत बोलने लगना कि उसकी भी रिपोर्ट का आप काम में ले रहे हो। मतलब सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है, अगर 600 अप्लीकेबल हो गया तो 299 और 510 को साइड में उठा कर रख लेना, वो बिल्कुल सेपरेट है और ये बिल्कुल सेपरेट है। MCQ के लिए आ सकता है, इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन बनाएंगे 4 नंबर का। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या कंसिडरेशन लेगा। देखिएगा ज़रा, इसने बोल रखा है यहाँ पे कंसिडरेशन, यानी कि कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल रखनी पड़ेगी। कंसिडरेशन कौन लेगा? प्रिंसिपल ऑडिटर। कब लेगा? बिफोर एक्सेप्टिंग हिज वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो प्रिंसिपल ऑडिटर वर्ड कब आएगा, मैंने आपको बता दिया कब आएगा पिक्चर में। तो आप प्रिंसिपल ऑडिटर एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर काम को एक्सेप्ट करने जा रहे हो। कंसिडरेशन बिफोर एक्सेप्टिंग हिज वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर का पिक्चर में नाम आते ही आपसे समझ जाना कि कोई ऐसी कंपोनेंट होगी जिसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होगी और मुझे उसका काम भी यूज़ में लेना पड़ सकता है। तो एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर काम को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मटीरियलिटी किसकी? उस पोर्शन की ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, तो ऐसा थोड़ा ना सबको, तो ये इसका कितना पोर्शन इसमें बैठ रहा है। भाई कोई ब्रांच बहुत बड़ी भी हो सकती है, कोई ब्रांच बहुत छोटी भी हो सकती है, तो इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ना, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना पोर्शन कवर कर रही है और वो कितनी मटीरियल है। तो मटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूडेड होने जा रही है। फिर प्रिंसिपल ऑडिटर्स की डिग्री ऑफ नॉलेज, मतलब उसकी डिग्री ऑफ नॉलेज बिल्कुल कंसिडर करेगा ना कि उसकी नॉलेज कितनी है इस चीज़ के बारे में। रोम इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट जो ऑडिट की है किसी अनदर ऑडिटर ने, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना। सबसे पहले आप मटीरियलिटी चेक करना उस पोर्शन की, उसके अंदर रोम कितना है उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बार बार बोल रहे हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरे फिर आप अपनी डिग्री ऑफ नॉलेज चेक करना। फिर चौथे नंबर पर एक बात कर रहा है क्या? द परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर। अगर कोई एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस एज सेट आउट इन एसए रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। मतलब एसए में उस मतलब जो हमारा एसए है उस एसए ना कुछ सेट आउट की गई होगी रिगार्डिंग, मतलब कुछ प्रोसीजर सेट आउट किए होंगे, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये आपको कंसिडरेशन ध्यान रखना। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है एक्सेप्ट करने से पहले, ये ध्यान रखना बिफोर एक्सेप्टिंग एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, पर ये भी ध्यान रखना एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे सर? सबसे पहले मटेरियल देखो उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की कि मेरा पोर्शन जो पोर्शन है उस पर कितनी मटेरियल है, वो रोम कितना है उसके अंदर, मेरी डिग्री ऑफ नॉलेज क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर जो सेट आउट किए गए हैं बाय द एसए रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। ये कुछ कंसिडरेशन थी। अब आगे चलते हैं। अब ये आता है मेन, क्या आता है देखना जरा, बहुत आसान है, एक बारी में आपको समझ में आएगा। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर। मतलब आप प्रोसीजर लगाने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर प्रोसीजर। भाई एक प्रिंसिपल था, आपने सारी चीज़ें कंसिडरेशन ले ली, मतलब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने सब कुछ देख लिया। अब आप एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आप ध्यान रखना आपके पास एक तो राइट है, पहले अपना राइट बता दो कि मेरे पास राइट है क्या करने का? टू विजिट भी करने का एंड एग्जामाइन भी करने का। किसको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑफ अ कंपोनेंट। पर आपने इसमें एक चीज़ देखी, या तो ये विजिट करेगा या फिर एग्जामाइन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपोनेंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहा है, इसने ऑडिटर का काम नहीं करा अभी तक,
मतलब ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर थोड़ी ना मांगे, तो ध्यान रखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी उस कंपोनेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली है तो वो कंपनी के जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसी के तो है ना सब कुछ, सब्सिडरी भी पेरेंट कंपनी ओन करती है, जेवी भी उसी के, मतलब आप समझ लो ना। बस बुक्स ऑफ अकाउंट पे ध्यान रखना, ये इसने उसकी वर्किंग पेपर्स नहीं मांगे उस ब्रांच ऑडिटर के, इसने तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए बोला है, ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑडिटर टू कंसिडर प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। अब इसके मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसकी कंपिटेंस को कंसिडर करो, कोई बात नहीं है, जो अदर ऑडिटर है भाई कितना कंपिटेंट रखता है, कितनी कंपिटेंसी रखता है अपने अंदर, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हम उसको कंपिटेंस भी चेक करनी चाहिए। लेकिन अगर वो आईसीआई का मेंबर है तो आप उसकी कंपिटेंस को चेक करने का आपको कोई हक नहीं है, मतलब आईसीआई ने मना कर रखा है कि आपको उसकी काम पे रिलाई ही करना पड़ेगा, देन नो नीड टू चेक, फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखना, आप अपना राइट बताना, राइट क्या है मेरे पास कि मैं विजिट भी कर सकता हूँ, एग्जामिन भी कर सकता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। दूसरा, आप ये बताना कि भाई प्रिंसिपल ऑडिटर जो है कंसिडर कर सकता हूँ मैं यदि प्रोफेशनल कंपिटेंस को, तो प्रिंसिपल ऑडिटर टू कंसिडर द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर। पर इसमें एक एक्सेप्शन क्या है इसका, अगर वो आईसीआई का मेंबर निकला तो तब आपको उसकी कंपिटेंस चेक करने का कोई हक नहीं है। अब आते हैं प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑडिटर व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तो देखिए ना जरा, ये प्रोसीजर ही है, इस प्रोसीजर के अंदर जो दो बात लिखी हुई है ये तो बिल्कुल एक तरीके से बोलते हैं ना जनरल बात लिखी हुई है, लेकिन आप देखना जरा ध्यान से, यहाँ से शुरू होता है प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। जब वो यूज़ कर रहा हो द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर तो तब क्या प्रोसीजर लगाएगा। सबसे पहला देखना ए, सबसे पहले मैं उसी को एडवाइस दूंगा। क्या एडवाइस दूंगा, एडवाइस किसको, अदर ऑडिटर को, रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ हिज वर्क, कि मैं तेरे काम को कैसे कैसे यूज़ करना चाह रहा हूँ, एंड रिपोर्ट एंड मेक सफिशेंट कोऑर्डिनेशन, मतलब सफिशेंट अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन। भाई मैं तेरे काम को कैसे कैसे एडवाइस करूँगा उस ऑडिटर को, अदर ऑडिटर को, रिगार्डिंग द कि कैसे कैसे यूज़ करूँगा तेरे वर्क को और तेरी रिपोर्ट को, एंड जो भी सफिशेंट कोऑर्डिनेशन के लिए सफिशेंट अरेंजमेंट होंगे वो भी मैं बना के रखूँगा। लेकिन बनाऊँगा कहाँ पे, इसको मार्क करना प्लानिंग स्टेज पे। तो ये सब प्लानिंग स्टेज पे हो जाएगा किसकी, ऑफ ऑडिट की। तो बड़ा सिंपल है जी। सबसे पहला, अगर जब मैं यूज़ कर रहा हूँ एक प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर किसी अदर ऑडिटर के वर्क को, तो सबसे पहले क्या करूँगा, उसी को एडवाइस दे दो। सबसे पहले एडवाइस क्या करूँगा, भाई जी मैं तेरे काम को ऐसे ऐसे वर्क को यूज़ करने वाला हूँ, तेरी रिपोर्ट को मैं ऐसे ऐसे यूज़ करने वाला हूँ, और कोई कोऑर्डिनेशन होगा तो वो भी सफिशिएंट मेक अरेंजमेंट कर लेना उस कोऑर्डिनेशन के लिए भी। पर ध्यान रखना कब करेंगे हम, एट अ प्लानिंग स्टेज पर, यानी कि प्लानिंग स्टेज पर हम क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन और कैसे कैसे काम यूज़ करने वाला हूँ वो बता देंगे। अब एक छोटी सी बात लिखी है, द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड इन्फॉर्म द अदर ऑडिटर्स मैटर सच एज। भाई प्रिंसिपल ऑडिटर उसको क्या बता सकता है, मैं तो उसको कुछ ऐसे मैटर बता रहा हूँ, सच एज कोई भी ऐसा एरिया जो कि स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट रखता है, अगर कोई इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन हुई है उसके बारे में बता देगा। टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, यानी कि भाई इतने समय में मुझे ये काम करके दे देना है, मतलब आपको टाइम टेबल तो चाहिए ना, क्योंकि आपको फाइनल रिपोर्ट तो आपको देनी है, तो उसको टाइम टेबल भी आप बता देना कि कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कितने दिनों में आप कर लेना इसको ऑडिट को। ये था सबसे पहला। जब आप एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर यूज़ कर रहे हो अदर ऑडिटर के वर्क को, तो आपको क्या प्रोसीजर लगाना है, कोई प्रोसीजर नहीं लगाना, सिंपल सी एक बातें बतानी है उसको। सबसे पहले उसको एडवाइस दे दो कि कैसे मैं तेरे काम को यूज़ करने वाला हूँ, तेरे रिपोर्ट को यूज़ करने चाह रहा हूँ, और आप कुछ में कुछ सफिशेंट अरेंजमेंट भी कर लेना कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग में। करोगे कब, एट प्लानिंग स्टेज पे। आप उसको इन्फॉर्म भी कर सकते हो, देखो इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपको कुछ स्पेशल कंसिडरेशन ले लेना, सच एज जब एरिया जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, फिर टाइम टेबल, कितने दिन में टाइम टेबल कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑडिट। दूसरी बात क्या कहूँगा, दूसरी भी एडवाइस दूंगा। एडवाइस क्या करूँगा, तो देखो दो एडवाइस है यहाँ पे लिख दूँ मैं, टू एडवाइस, वन सेकेंड, टू एडवाइस, तो दो एडवाइस देनी है, तो बात खत्म करनी है अपनी बात। क्या बात कर रहा है, इसने बोला एडवाइस द अदर ऑडिटर अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की एंड रिपोर्टिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल्सो ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन दैट अदर ऑडिटर हैज़ कंप्लाइड विद देम। ये उससे, भाई सिंपल सी बात है, मैं तुझे ये बताना हूँ, खुद सोचो,
जब मैं तुझे पहले ये सब एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई मदर ऑडिटर को एडवाइस दे रहा हूँ कि कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। आपने बता के ख़त्म करा, कोई बात नहीं। फिर आप अपने उसके लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको ऑब्टेन भी तो कर लो ना, रिप्रेजेंटेशन, कि आपने उनके साथ में कंप्लाई कर लिया है। तो एडवाइस है, बड़े सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप आते ही उनको उसको राइट बताओ अपना कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब सॉरी कुछ भी कर सकता हूँ इन द सेंस ये विजिट भी कर सकता हूँ, एग्जामाइन भी कर सकता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। दूसरे पे आप उसको सिंपल सी एक चीज़ बताना कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर है, वो कंसिडर करेगा, आपकी कंपिटेंस को भी कंसिडर कर सकता है, पर ध्यान रखना अगर ICAI का मेंबर है तब नहीं करेगा। अब जब आप यूज़ करने जा रहे हो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, 2 एडवाइस माननी है, कोई बात नहीं है, सिंपल सी 2 एडवाइस देंगे। सबसे पहला कैसे तरीकों को यूज़ करूँगा, रिपोर्ट कैसे करूँगा, सफिशिएंट अरेंजमेंट कैसे कर लूँगा प्लानिंग स्टेज पे। दूसरी बात, कोई भी एरिया होगा जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट रखता होगा वो बता देना। कोई भी इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन होगी उसके बारे में बता देना उसको, भाई इसको अच्छे से चेक करना, और टाइम टेबल क्या रहेगा कंप्लीशन ऑफ ऑडिट का। फिर एक एडवाइस देना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है बता दिया। अब देखो ऑल्सो ऑब्टेन कर लो रिप्रेजेंटेशन कि उसने इसके साथ में कंप्लाइड कर लिया है। ये हुआ आपका जब आप परफॉर्म करने जा रहा हूँ। 4th पॉइंट देखना, प्रिंसिपल ऑडिटर टू रिव्यू रिटर्न समरी ऑफ अदर ऑडिटर्स के प्रोसीजर। आपको पता है जैसा कोई, भाई आपने अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाए, अब ये कोई जैसे प्रिंसिपल ऑडिटर का एग्जांपल लूँ, ये प्रिंसिपल ऑडिटर है, इसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है इसने। अब इसको ये चाहने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर्स लगाए होंगे, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर के नाम लो, रैप प्लस फैप, ये तो लगाता ही है, रैप और फैप लगाए होंगे, तो इसको मिला हुआ। अब ये जो इसने प्रोसीजर लगाए होंगे इसको डॉक्यूमेंट भी करेगा, बिल्कुल करेगा जी। अब ये जब डॉक्यूमेंट करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, हर हालत में इसकी प्रॉपर्टी बन गई। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर एक बार बन गई तो इसकी इच्छा के बिना आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, मतलब आप इसको डिमांड भी नहीं कर सकते। सिमिलरली इस थॉट के साथ में इसको सोच कर देखो, जब मैं बोलता हूँ रिव्यू करना है आपको रिटर्न समरी अदर ऑडिटर्स के प्रोसीजर को एंड उसकी फाइंडिंग्स को, तो आप ध्यान रखना आप उससे सीधा सीधा उसके ऑडिट प्रोसीजर की ना तो उसके डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं ना कुछ कर सकते, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो आपको कैसे अगर आपको चाहिए तो उसकी फाइंडिंग्स को, उसके प्रोसीजर कैसे लगाए हैं, तो आप कैसे मांगोगे, क्वेश्चनर और चेकलिस्ट के फॉर्म में। इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है ये। भाई सिंपल सी बात है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके जितने भी प्रोसीजर होंगे, उसके जितनी भी फाइंडिंग्स होंगी, वो सब के सब उसकी प्रॉपर्टी बैठती है। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि उसको रिव्यू करना चाहते हो, तो आप एज अ क्वेश्चनर बनाओ और चेकलिस्ट बनाओ। सिंपल है, अगर आपको कुछ क्वेश्चनर कुछ चीज़ पूछनी है तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी तो पूछ सकते हो ना, वहाँ से जो आंसर आएगा उस हिसाब से अपना जजमेंट लगाओगे। मतलब थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि इसलिए आपको कंसिडर करनी है अपनी डिग्री ऑफ नॉलेज, कहाँ गया, आपको अपनी डिग्री ऑफ नॉलेज भी आपको चेक करनी चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर को। और उसके बाद में तो ये आपको MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है वैसे भी। तो अब आपको रिव्यू करना है उसके ऑडिट प्रोसीजर्स को, उसकी फाइंडिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर के उसमें करना या फिर चेकलिस्ट के उसमें करना। अब सुनना मेरा बात, द प्रिंसिपल ऑडिटर मे ऑल्सो विश टू विजिट द अदर ऑडिटर। विजिट अदर ऑडिटर का मतलब है उससे मिल भी सकता है, आंसर बिल्कुल मिल सकता है। ऑल्सो विजिट अदर ऑडिटर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एंगेजमेंट एंड मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स। एक सेकंड में इसका फ़ॉन्ट कम कर दूँ। जैसे लेट्स सपोज ये है हमारी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ भाई उसकी तो हंड्रेड्स में है सब्सिडरी, ज़्यादा ही होंगी बल्कि, उसकी कुछ सब्सिडरीज हैं, ठीक। अब एक सब्सिडरीज है, इसकी मान लो टर्नओवर है 100 करोड़ की, ज़्यादा ही है बल्कि, पर मैं बता रहा हूँ 17-18 हज़ार करोड़ का तो टैक्स ही देता है मेरे ख्याल से। 100 करोड़ की इसकी टर्नओवर है। वहीं पे एक इसकी सब्सिडरी है, उसकी टर्नओवर है लेट्स सपोज 5 लाख। अब आप खुद सोच कर देखो, ये 5 लाख ऐसा 100 करोड़ पे कुछ, मतलब इसके सामने कुछ नंबर है ही कुछ भी नहीं है। तो इस कंपोनेंट का, ध्यान सुनो मेरे को, इस कंपोनेंट का मटेरियल लेवल डिपेंड करेगा, अरे डिपेंड करेगा, यानी कि जो आपने मटेरियलिटी,
तो आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट और प्रोसीजर की आपको कितना एक्सटेंट तक प्रोसीजर लगाना है, ये डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स पे, यानी कि वो सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर जो भी वो कंपोनेंट है वो मेरे लिए कितनी मटेरियल है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना हद तक इम्पैक्ट डालती है, तो वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपको अदर ऑडिटर से मिलना है, मिल लो, क्योंकि अब फिर दूसरे पे बताना, क्योंकि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ मेरे प्रोसीजर का वो डिपेंड करेगा मेरे मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स पे। अब दूसरे में सेम चीज़ लिखी है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिपेंड करेगा ऑन प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज अबाउट द, मतलब नॉलेज प्रिंसिपल ऑडिटर की किसके बारे में, कंपोनेंट के बारे में, उसके प्रोफेशनल कंपिटेंस किसके, अदर ऑडिटर के। भाई सिंपल सी बात है, जैसे एक सी साहब है, ठीक है, फाइनेंस की, उसमें अगर मैं बात करूँ राकेश झुंझुनवाला सर, तो हमें सबको पता है कि फाइनेंस के मामले में, स्टॉक मार्केट के मामले में उनकी चर्चे कितने अच्छे हैं, यानी वो कितने हद तक प्रॉफिट मेकिंग है। हमने बोला ठीक है, तो इसके बारे में इनको बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। अब किसी और सी एस है, मैं इनके बारे में पूछूँ, यार वो राकेश झुंझुनवाला सर है, उनको फाइनेंस की नॉलेज कैसी है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल बहुत बिंदास है। तो आपके उनके उनके प्रति जो भी डाउट्स हैं वो ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगे। सेम लेवल पर यही बात लिखी हुई है कि मेरे जो प्रोसीजर हैं और ये इस बात पर डिपेंड करेंगे ऑन प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज जो है ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर, मतलब अदर ऑडिटर जो है वो कितना कॉम्पिटेंट है। तो सही बात है ना, अगर वो बेकार हुआ तो मैं ज़्यादा प्रोसीजर लगाऊंगा, अगर मुझे पता है क्या नहीं है वो अच्छा ऑडिटर है, अच्छा काम करता है, तो फिर मैं प्रोसीजर इतने एक्सटेंसिवली क्यों लगाऊंगा। तो ये डिपेंड करेगा उस अदर ऑडिटर के भी काम पे। दिस नॉलेज में हैव बीन एनहांस्ड, ये कैसे हो सकती है, फ्रॉम द रिव्यू प्रीवियस ऑडिट्स वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तो आपको ये नॉलेज एनहांस करनी है तो सीधी सी बात है उसके प्रीवियस ईयर के ऑडिट्स देख लो कि कैसे कैसे उसने काम किया है। ये था आपका एक प्रिंसिपल ऑडिटर का प्रोसीजर। एक बार मैं क्विकली रिव्यू करा दूँ। सबसे पहले आते ही अपना राइट बता देना। राइट में क्या करोगे कि मेरे पास राइट है, मैं विजिट भी कर सकता हूँ, एग्जामिन भी कर सकता हूँ तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। फिर दूसरी बात है, प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा प्रोफेशनल कंपिटेंस को भी, लेकिन कब नहीं करेगा, जब वो आईसीआई का मेंबर होगा। फिर जब आप यूज़ कर रहे हो एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, ठीक है, तो आपके प्रोसीजर क्या रहेंगे। तो सबसे पहले 2 एडवाइस दूंगा। एडवाइस में सबसे पहले कैसे तेरा काम यूज़ करूँगा, रिपोर्ट को कैसे यूज़ करूँगा, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाऊंगा आपस में, वो सब बता देना। उसको ये भी बात बताना, इन्फॉर्म करना आपको। इन्फॉर्म किस चीज़ के बारे में, अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन बनाओगे ये प्लानिंग स्टेज पे बन जाएगी। फिर आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, भाई कोई भी एरिया जहाँ पे स्पेशल ऑडिट की कंसिडरेशन की जरूरत है, कोई भी इंटर कंपोनेंट ट्रांजेक्शन है और कंप्लीट कितने दिन में, मतलब कितने दिन में ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग कोई भी रिक्वायरमेंट्स है वो बता दो। फिर उसके बाद में उससे रिप्रेजेंटेशन ले लो कि उसके साथ में कंप्लाई किया है नहीं। अब मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ, मुझे रिव्यू करना है उसके काम को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ध्यान रखना। उसके पेपर तो मंगा जाता, तो क्वेश्चनर या फिर चेक लिस्ट के फॉर्म में उसके सारे काम अगर मुझे मंगाना है तो चेक लिस्ट या फिर क्वेश्चनर के फॉर्म में देख सकता हूँ, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, उससे मिल भी सकता है अदर ऑडिटर से, विजिट कर सकता है अदर ऑडिटर को। फिर उस कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा मेरा एनटीई ऑफ प्रोसीजर किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे, मटेरियलिटी एस्पेक्ट्स पे। एनटीई ऑफ प्रोसीजर किस पर डिपेंड करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज है अबाउट द अदर ऑडिटर्स की कंपिटेंस पे, उस पर डिपेंड करेगा। और फिर ये कैसे नॉलेज एनहांस कर सकते हो, उसके पिछले साल के ऑडिट्स देख लो, ये लिखा हुआ है हिंदी में। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसिडर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ द अदर ऑडिटर। छोड़ो कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके बारे में। 6 व्हेन अदर ऑडिटर नॉट अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर, नॉट अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर शुड बी ए सीए। तो हमने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, जो हमारा ब्रांच ऑडिटर है ना वो शुड बी ए सीए, वो सीए ही होना चाहिए। ब्रांच ऑडिटर शुड बी सीए, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है ही मे नॉट बी ए सीए। कैसे होंगे, सोचो ना यार, इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सीए ना हो और वो ब्रांच का ऑडिट कर दे। तो इसलिए एग्जांपल में क्या आएगा, फॉरेन ब्रांच। तो जो वहाँ के लॉ के हिसाब से अकाउंटेंट होगा वो ज़रूरी नहीं सीए ही हो। भाई सिंपल सी बात है, वहाँ के हिसाब से तो कोई भी अकाउंटेंट, जैसे दुबई में भी कहते हैं अकाउंटेंसी बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते ही नहीं है। तो जो वहाँ के लोग के हिसाब से अप्लीकेबल होगा उसने अगर ऑडिट कर दिया होगा तो हम मान लेंगे कि यहाँ सीए ने ऑडिट किया है, और हम वहाँ की रिपोर्टिंग जो भी निकल जाएगी उसको एज इट इज़ कंसिडर कर लेंगे एज अ ऑडिटेड मान के। तो फॉरेन ब्रांच में ये इसका एक्सेप्शन है एक।
लेकिन ब्रांच ऑडिटर हमेशा इंडिया की बात करें तो क्या होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट हिज वर्किंग पेपर्स, बिल्कुल करेगा, प्रोसीजर भी करेगा एंड कंक्लूजन रीच, बट नॉट डॉक्यूमेंट द रीज़न फॉर लिमिटिंग द प्रोसीजर। कोई भी ऐसा रीज़न रहा हो, नॉट डॉक्यूमेंट रीजन्स फॉर लिमिटिंग द प्रोसीजर, द सर्कमस्टांसेस वेयर साई यानी कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रीवियसली ऑब्टेन कर लिया गया था, दैट एक्सेप्टेबल क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर कंप्लाइड विद इन कंडक्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स की प्रैक्टिस के साथ में। सिंपल सी बात बताता हूँ, प्रिंसिपल ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा अपने प्रोसीजर को, अपना जो भी कंक्लूजन रीच आउट करेगा उसको। फिर आता है वेयर द अदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट, ध्यान से सुनो, अदर ऑडिटर है, अपनी रिपोर्ट बनाई हुई उसने, अदर देन अनमोडिफाइड दैट इज मॉडिफाइड। अदर देन अनमोडिफाइड का मतलब, दैट इज अनमोडिफाइड का मतलब पता है आपको, क्लियर, मतलब बिल्कुल सब कुछ सही है, मीन्स मॉडिफाइड। देन प्रिंसिपल ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट हाउ ही हैज, यानी कि उसने कैसे डेल्ट करा विद द क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क के साथ में कंटेंट इन अदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट में इन फ्रेमिंग हिज ओन रिपोर्ट। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है सिंपल सी, प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑल्सो डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि हाउ ही हैज़ डेल्ट विद द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क कंटेन्ड इन अदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट में जो कंटेन है इन फ्रेमिंग हिज ओन रिपोर्ट। एक चीज़ बताओ ना, एक चीज़ सोचो, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ये क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑडिटर को शुड डॉक्यूमेंट करना चाहिए हाउ ही हैज़, तो ये ही हैज़ किसके लिए है, ये अदर ऑडिटर के लिए है या इसके लिए है, एक बार सोचो और यहाँ तक बोल लो, आपको एक बार में समझ में आएगा। हाउ ही हैज़ डेल्ट विद द क्वालिफिकेशन और एडवर्स, यानी कि उसने कैसे डील किया है किसके साथ में, क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क के साथ में, जो कि कंटेंट था किसकी, अदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट में, इन फ्रेमिंग हिज ओन रिपोर्ट। तो इसने अपने लिए ये ही है इसके लिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर ने कैसे डेल्ट किया इसको, जो क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क जो भी कंटेंट था अदर ऑडिटर की रिपोर्ट में, और जब उसने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, तो ये प्रिंसिपल ऑडिटर के लिए था। तो अगर आपको कोई दिखे कि प्रिंसिपल अदर ऑडिटर है, उसने अनमोडिफाइड अदर देन अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो आपको ये भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि आपने उसको कैसे डील किया जो कंटेन है अदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट में। फिर आता है जी कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑडिटर सफिशिएंट होना चाहिए, बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर के बीच में। प्रिंसिपल ऑडिटर ने शुड एडवाइस देनी चाहिए उसको, अदर ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड करना चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर को, एंड शुड कोऑर्डिनेट, बस इतना याद है। तो ये तो आप वैसे भी लिख दोगे कोऑर्डिनेशन, पहले कोऑर्डिनेशन ही आ जाएगा, शुड कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उसके बाद में सफिशिएंट, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, उन दोनों के बीच में एक सफिशिएंट बाइंडिंग भी होनी चाहिए ना एक तरीके से, भाई वो उसके काम को भी अच्छे से समझे और मैं उसके काम को भी अच्छे से करके दे दूँ। तो प्रिंसिपल ऑडिटर शुड एडवाइस भी दे सकता है, एडवाइस तो पढ़ के भी आए हैं, प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर में लिख के दिए। अब रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या है, देखना जरा, रिपोर्टिंग कंसिडरेशन प्रिंसिपल ऑडिटर है टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन, प्रिंसिपल ऑडिटर टू एक्सप्रेस करने जा रहा है क्या एक क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर्स ऑफ ओपिनियन इन केस ऑफ लिमिटेशन लगाई गई है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड कर दें बेस्ड ऑन हिज प्रोसीजर, अपने प्रोसीजर के बेस पे, दैट द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि वो यूज़ नहीं हो सकता, एंड प्रिंसिपल ऑडिटर हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट की जो कि ऑडिट की गई है अदर ऑडिटर के द्वारा, द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। मेरी बात सुनो भाई, प्रिंसिपल ऑडिटर ने ये कंक्लूड कर दिया कि भाई मैं अदर ऑडिटर का तो काम यूज़ कर नहीं सकता, मुझे कुछ अलग से प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर, लेकिन उसको ये भी एबल, यानी कि हैज़ नॉट बीन एबल, वो ये भी परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल नहीं था। मैं बोल ही नहीं रहा कि कंपोनेंट का काम यूज़ में नहीं ले सकता भाई, हाय तो उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे परफॉर्म करने हैं सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर कुछ, तो प्रिंसिपल ऑडिटर हैज़ नॉट बीन एबल, यानी कि वो उसको भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को शुड या तो क्वालिफाइड दे, अगर ऑडिट हो गया है पूरा तो डिस्क्लेमर दें, अगर पूरा ऑडिट नहीं हुआ है तो क्वालिफाइड करके ख़त्म कर।
अब आते हैं इफ़ द अदर ऑडिटर, अब सुना ये इम्पोर्टेंट है, सॉरी, इफ़ द अदर ऑडिटर ने इशू करी एक मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब इफ़ ब्रांच ऑडिटर इशूज़ और इंटेंड, यानी कि उसका इच्छा भी है, यानी कि उसके दिमाग में भी है, इशू कर दी या इंटेंट्स टू इशू अ मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो भाई सिंपल सी बात है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को भी देखना है क्या मैटर सच में सिग्निफिकेंट था या नहीं, जिससे उसे भी, यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर को भी रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़े। अब इस हुआ आप ये बोलोगे कि ये बात तो सेम यहाँ भी लिखी हुई थी, कहाँ गया, यहाँ भी, वो तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात लिखी हुई थी कि प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट भी करना है, नहीं यहाँ डॉक्यूमेंट करना है, हाउ ही हैज़ दैट, तो वो ऐसे 230 के प्रोस्पेक्टिव से लिखी थी, आई थिंक 230 है ना डॉक्यूमेंटेशन का, हाँ। अब इधर देखो, ये बोला अगर इशूज़ कर दी या फिर इंटेंट्स में भी है, इसको इंटेंडेड भी, यानी कि उसकी बोलते हैं ना स्मरण शक्ति में भी है, यानी सोच भी रहा है, इंटेंट्स भी है, उसका इरादा भी है इशू करने का एक मॉडिफाइड रिपोर्ट को, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को सिंपल ये देखना है क्या सच में मैटर सिग्निफिकेंट है, जिससे उसे अपनी भी रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़े, बस। सॉरी, ये भी मतलब एक जनरल टॉक्स थी, इसमें भी कोई बात इतने खास नहीं था। अब देखो जी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर है वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, जो कि वर्क इंटरेस्टेड किया गया था, यानी कि जो ट्रस्ट करके दिया गया था, क्योंकि किसको, टू अदर ऑडिटर को, एक्सेप्ट कोई क्लियर सस्पिशन हो तो, इसको मार्क करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई प्रिंसिपल ऑडिटर है, एक सेकंड में इसका फॉन्ट बढ़ा लूँ, हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर है, उसने बोला वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, जो वर्क हमने इंटरेस्टेड किया था ट्रस्ट हो गया, किसको, अदर ऑडिटर को, ऊपर ध्यान रखना, एक्सेप्ट कोई क्लियर, आपको भाई क्लियर ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ गलत है, तो तब तो आपको रोकना चाहिए ना, और कोई क्लियर सस्पिशन हो तो। व्हेन प्रिंसिपल ऑडिटर हैज बेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी एज अ होल, रिलाइंग अपॉन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर, यानी कि हिज रिपोर्ट शुड क्लियरली स्टेट करनी चाहिए द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, हमने एक इसमें ये बोला सिंपली, भाई क्या नहीं करना चाहिए, अगर जब तक कोई क्लियर सस्पिशन ना हो, तो जो भी वर्क इंटरेस्टेड किया गया था अदर ऑडिटर को, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि आपको पता है काम तो अल्टीमेटली चाहे करूँ, और मान लो ICI का मेम्बर हुआ तो मैं तो उसके काम को रिव्यू भी नहीं कर सकता, अरे सॉरी, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को भी कंसिडर नहीं कर सकता, तो अगर मैं उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कंसिडर नहीं कर सकता तो मुझे तो उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है ना, उसकी कॉम्पिटेंस की गाड़ी में उसकी कॉम्पिटेंस कैसे चेक करूँगा, खुद सोचो, देखो उसका आंसर लिखा हुआ था प्रिंसिपल ऑडिट के प्रोसीजर के इस वाले पार्ट में, अगर मुझे उसकी कॉम्पिटेंस चेक करनी है तो मैं उसके प्रीवियस ऑडिट्स देखूँगा, लेकिन अगर मुझे उसके काम पर, भाई अगर वो ICI का मेम्बर है तो मैं उसके काम को रिव्यू कैसे कर सकता हूँ, मैं देख कैसे सकता हूँ, सिंपल सा बात है ना। तो जो वर्क अंडरस्टैंड किया गया था, हम मान लेंगे कि अदर ऑडिटर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जब तक कोई क्लियर सस्पिशन ना हो तो। अब मेरी बात सुनना, अब अगर उसने अपना बेस किया है, अपना ही ओपिनियन, यानी कि प्रिंसिपल ऑडिटर ने अपना ओपिनियन बेस किया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी एज अ होल, मतलब उसमें कंपोनेंट भी आ गया, पेरेंट एंटिटी भी आ गया, सारे कुछ आ गया, रिलाइंग अपॉन, ये भरोसा करते हुए स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर की, तो उसको अपनी रिपोर्ट में क्लियरली डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि एक्सटेंट बताना पड़ेगा टू विच द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय, मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन जो है अदर ऑडिटर ने ऑडिट की गई थी, हैव बीन इंक्लूडेड। एग्जांपल, नंबर ऑफ ब्रांच, ये रिपोर्ट का पार्ट है, नंबर ऑफ ब्रांच इतनी थी, डिवीजन इतनी, सब्सिडरी इतनी थी, ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। हाउएवर इफ प्रिंसिपल ऑडिटर नोटिस एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज ब्रॉट टू द अदर ऑडिटर के नोटिस में लेके आ जाना, अगर उसको कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो हाँ प्रिंसिपल ऑडिटर भी उसकी ब्रॉट टू द नोटिस में लेके आ सकता है। ये रहा आपका SA 600। थैंक यू सो मच गाइस, और आपको पसंद आया वो वीडियो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन।